बहुत अच्छे। अगर हम वाकई अर्थ से मून पर गए थे तो उसका सबूत कहाँ है? हम कभी भी 10 साल के अंदर मून पर जाकर सही सलामत लौटने की कैनेडी की डेडलाइन पूरी नहीं कर सकते थे। ऐसा भी हो सकता है ये फुटेज स्पेशल इफेक्ट्स डालकर हॉलीवुड में बनाई गई होगी। 69 में हम मून पर लैंड हुए। नासा कभी भी सीधा जवाब नहीं देता। शायद कभी मून लैंडिंग हुई नहीं। अपोलो 11 आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे, गुड लक। 20 जुलाई 1969 अमेरिका चांद पर पहला इंसान भेजने में कामयाब रहा। इंसान के लिए छोटा सा कदम है, पर इंसानियत के लिए बहुत बड़ा। पर जरूरी नहीं कि जो नजर आए उस पर यकीन भी हो, और इसीलिए फॉर्मर FBI एजेंट, एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट और फॉर्मर एरोस्पेस कंसल्टेंट के साथ साथ एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नए मिशन पर निकल पड़े हैं। वो सवाल करने जा रहे हैं गवाहों से। ये है वो असली रिपोर्ट। वो सबूतों की छानबीन करेंगे। जब मैंने एक डॉक्यूमेंट पर उसका नाम देखा, मैं हैरान रह गई। हम इंसानों के लिए पीस चाहते हैं। पर कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या सच में? मुझे तो शक हो रहा है। और उनका मानना है साइंस उनकी तरफ है। ये रहे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। वो दावा करते हैं कि कोई भी इंसान स्पेस की रेडिएशन को पार करके लिफ्ट ऑफ ऑन अपोलो 11 चांद पर जिंदा नहीं पहुंच सकता। हाईली चार्ज प्रोटॉन्स की 2 इंटेंस बेल्ट्स इतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है कि उसके पार गुजरने वाले एस्ट्रोनॉट्स तो जिंदा जल सकते हैं। पर स्पेस रेस में रशिया को हराने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी हद तक जा सकता था। मून पर जाने के लिए उन्होंने नाजीज को मदद के लिए बुलाया। ट्रुथ बिहाइंड द मून लैंडिंग। ये देखो, ये रहा उसका सबूत। बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सॉरी। मैंने FBI के साथ स्पेशल एजेंट के तौर पर 4 साल काम किया है, पर नासा को कोई अंदर का बंदा ही जान सकता है। लीलैंड मेल्विन को नासा के बारे में वो चीजें पता है जो कोई और नहीं जान सकता। मैं आपको अपना ये स्पेसक्राफ्ट दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं STS-122 में हूँ और ये है स्पेस शटल एटलांटिस की टेल। ये देखो यहाँ पर। मुझे कॉन्स्पिरेसी थियरीज पसंद नहीं, और मैं जानता हूँ माइक बैरा कॉन्स्पिरेसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम है। उनका दावा है मून लैंडिंग कभी हुई नहीं। मेरी कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नासा के मून पर लैंड होने वाले दावे पर शक है। उन्हें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। पर वो एरोस्पेस कंसल्टेंट भी थे, इसलिए मुझे लगता है उन्हें इस पर यकीन दिला सकता हूँ कि वाकई मून लैंडिंग हुई थी, जैसा हमें बताया गया था उसी साल 1969 में। हमें मानना होगा कि हमारे पास उसका कोई विजुअल या वीडियो एविडेंस नहीं कम है। ऑन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी मून लैंडिंग्स के बारे में काफी कुछ जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं पूरी तरह से सही हूँ। मैं लीलैंड के साथ क्लाइड लुइस से मिलने जा रहा हूँ। वो एक लीडिंग कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं और ग्राउंड जीरो होस्ट करते हैं, जो एक रेडियो टॉक शो है। मैं चाहता हूँ कि लीलैंड देखे कि कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट में भी कुछ बात है। कुछ तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और काफी रिसर्च के बाद ही फैसले पर पहुंच। उनसे बातचीत करने में काफी मजा आएगा। आ सके। क्लाइड, कैसे हैं आप? तुमसे मिलकर अच्छा लगा माइक। ये हेलो, लीलैंड, कैसे तुमसे हैं? मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मैंने आपके बारे में सुना। हमसे मिलने के लिए थैंक्स। तुम दोनों यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यहाँ से कंट्रोल होता है। हाँ, मिशन कंट्रोल जैसा हाँ। कुछ। काफी हद तक वैसे ही है जिसकी तुम्हें आदत है। मुझे लगता है जितने की आदत है ये उससे कुछ ज्यादा ही है। मुझे उस इंसान के तौर पर जाना जाता है जो 1969 की मून लैंडिंग पर सवाल उठाता है, और ऐसी भी अफवाहें उड़ी थी कि मून लैंडिंग से पहले वहां पर मून बेस बनाया जा रहा यानी था। मून पर मिलिट्री का कब्जा। हाँ। अच्छा, पर शुरू में मिलिट्री का यही मकसद था कि मून पर एक आउटपोस्ट बनाई जाए और उसका नाम होराइजन रखा गया। ऐसा कुछ हुआ है? उसका कोई सबूत है आपके हाँ हाँ पास? बिल्कुल, मेरे पास ये डीक्लासिफाइड दिखाइए डॉक्यूमेंट्स मुझे। हैं। इनसे पता चलता है कि मून बेस की बात 1950s में, मेरे ख्याल से 1957 या 58 में शुरू हुई थी। इसका सपना पहले वर्नर वॉन ब्रॉन ने देखा था। रशियंस काफी पहले इसके बारे में बात कर चुके थे। वर्नर वॉन ब्रॉन एक एरोस्पेस इंजीनियर थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के लिए रॉकेट्स डिजाइन करते थे और बाद में उन्होंने यूएस स्पेस प्रोग्राम को खड़ा करने में कंट्रीब्यूट किया। ये कैनेडी से पहले की बात है, यानी नासा के बनने से भी बहुत पहले की। क्लाइड मून मिशन के काफी शुरुआती प्लान्स के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा जो 1969 की मून लैंडिंग को झुटलाता हो। क्लाइड, अगर वो मून पर जाने के लिए इतना डेस्परेट थे, वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार थे, तो
कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं अपोलो से भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था शायद। मुझे लगता है ये सच है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हमें 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को मून की इस दूरी का अंदाजा नहीं होगा। उस समय की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बहुत शुरुआती दौर में थी, इतनी एडवांस्ड नहीं थी। उस समय के मुकाबले तो हमारे आज के सेलफोन्स की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आपको ऐसा क्यों लगता है लैंडिंग नहीं हुई? पीआर रशियन स्पेस प्रोग्राम में हमसे काफी आगे थे और हमने मून पर इंसान भेजा। वो उससे बहुत पहले से इसमें लगे हुए थे। हम मून पर पहले पहुंचना चाहते थे। जैसे रेस में एक मोटा बच्चा किसी खिलाड़ी बच्चे को देखकर बोले, मैं ये रेस करूंगा और तुझे हरा कर दिखाऊंगा। मुझे इसके जैसा बनना है। इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम है। आपको ये समझना होगा कि क्या होता अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर भेजते और वो अपने स्पेसक्राफ्ट से निकलते ही मून के एटमॉस्फेयर में सक होने लग जाते और उन्हें वहां सांस मिलना बंद हो जाती और ये सब यहाँ नेशनल टीवी पर दिखाया जाता। मैं हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रेडियो शो का होस्ट फॉर्मर एस्ट्रोनॉट को बता रहा है कि नासा के पास मून की ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक्स को लेकर सही डेटा नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि हमने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में 700 या 800 किलोमीटर बाहर वैन एलन बेल्ट से पहले तक भेजा था। वो वहाँ ऑर्बिट में घूम रहे हैं और यहाँ अर्थ पर हमने एक अच्छा सा स्टूडियो बना रखा है जहाँ बैठकर एस्ट्रोनॉट्स को कोई गलती करने से रोक रहे हैं। हमने अपने लिए एक ऐसा काम चुन रखा है। अब ये सोचिए, एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट करते हुए नीचे आने लगते हैं और यहाँ किसी को पता नहीं कि क्या करना है। ऐसे में उनके हर बेस को कवर करना जरूरी था। उसके लिए अच्छे पीआर की भी जरूरत थी ताकि दिखा सके मून पर कोई मर नहीं रहा। मैंने नासा के लिए कोई 24 साल काम किया है और इन 24 सालों के दौरान मैंने वहां पर इंटीग्रिटी देखी है, खासकर अगर बात स्पेस प्रोग्राम की हो तो। और नासा की पीआर मशीन काफी बड़ी है जो अमेरिकन पब्लिक के सामने नासा की हर कोशिश को अच्छा करके दिखाती है। पर अमेरिकन होने के नाते उन्होंने अपनी फैमिलीज, अपने बच्चे, सबको सैक्रिफाइस किया है और ऐसे में 1969 की कामयाबी को नकारना गलत तुम है। हिस्ट्री की किसी कहानी पर सवाल उठाते हो? तुम्हें लगता है जैसा बताया गया था सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से हुआ होगा? तुम्हें लगता है हिस्ट्री हमें सब सच मुझे बताती लगता है है? हिस्ट्री में बदलाव किए जाते और हैं। यही तो बात है, हमें ये समझना होगा कि लोग कहानी को तोड़ते मरोड़ते हैं, पर अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आपको फौरन ऐसा करने के लिए विलन बना दिया जाता है। नहीं, मैं सवाल उठाता हूं क्योंकि मैं यकीन करना चाहता हूं। मुझे यकीन करना है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने झूठ नहीं बोला, बल्कि मेरा दिल कहता है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, पर मेरा दिमाग नहीं मानता और इसी से कंफ्यूजन होती है। मेरे मन में कई चीजों को लेकर सवाल है, पर मैं सवाल करता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। अब मुझे बताइए कि आखिर ऐसा मुझे क्यों? लगता है ज्यादातर लोग इसलिए बुरा मान जाते हैं क्योंकि 3 लोगों ने अपनी जान सही गंवाई है। और कुछ लोग मरे हुए लोगों पर उंगली उठा रहे हैं। मैं जॉन यंग के काफी करीब रहा हूँ, उनकी बातें सुनी हैं। वो बहुत ही शानदार इंसान थे। मैं उनके घर के बाहर डॉग्स ले जाता था तो वो अक्सर आते थे और उनका सिर थपथपाते थे और हम मून पर उनके चलने के बारे में बात किया करते थे। और ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता कि उनके जैसा इंसान झूठ बोले। अब ऐसा हुआ था, पर उस तरह से नहीं जैसे वो बताते यानी आप हैं। जॉन यंग को झूठा कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो आप उस तरह कह से रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर जॉन यंग ने मुझे बताया जिस तरह हुआ है। उन्होंने बताया वैसे नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था 1969 में हम मून पर गए थे। नासा कभी भी सीधा जवाब नहीं देता है और हमेशा से उनकी यही आदत रही है। वाओ। अब गुस्सा मत करना। अच्छा हुआ बात सही समय पर खत्म हो गई। क्लाइड की बातों से लीलैंड को गुस्सा आ रहा था। पता नहीं तुमने मुझ पर ध्यान दिया या नहीं, पर मुझे काफी गुस्सा आ रहा हाँ, था। मैंने देखा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सच्चाई और उन लोगों पर सवाल उठाने की जिन्होंने इतनी मेहनत की और जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मिला, बज ऑल्ड्रिन को जानता था। इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, तब जाकर ये कामयाबी हासिल की। इस बात से भले ही लीलैंड को गुस्सा आए, पर मैं अभी भी मून लैंडिंग पर सवाल उठाता हूँ। क्लाइड लुइस ने मुझे काफी गुस्सा दिलाया, पर उनके पास अपने दावों को सही बताने वाले डॉक्यूमेंट्स थे। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि माइक, चैड और मैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी थियरी को मानने और नकारने वाले दोनों लोगों के फायदे के लिए है। क्लाइड ने वर्नर वॉन ब्रॉन की बात की। वो इस कॉन्स्पिरेसी थियरी का सबसे जरूरी हिस्सा हैं, जो हमारी स्पेस रेस के तहत सरकार के बोले झूठ से जुड़े हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरी एक जीता जागता सच है और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। मेरे सामने कई बार एक सस्पिशियस जानकारी आती है, ऑपरेशन पेपर क्लिप। मून लैंडिंग के पीछे एक और हैरान कर देने वाली नई जानकारी।
ये 1950 में हुआ था। यूएस गवर्नमेंट का एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसमें वो नाजी साइंटिस्ट को यहाँ लाते थे। नाजीज? हाँ, उन्हें यूएस लाया जाता था स्पेस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में जर्मन इंजीनियर्स ने स्पेस में जाने के लिए रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिया था और फिर थर्ड राइक ने एक कमांड दिया और इन सभी रॉकेट्स को हथियारों में बदल दिया। इसी के चलते लेट 1930s में V2 को डेवलप किया गया। इससे पूरा खेल बदल गया। वो दुनिया की पहली लॉन्ग रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी। जर्मन रॉकेटियर्स ने 1 टन वाले हाई एक्सप्लोसिव पेलोड्स को यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 300 किलोमीटर दूर तक फेंकने लायक थ्रस्ट बनाना सीख लिया था। जर्मन्स काफी तेजी से ऐसी रॉकेट मिसाइल्स बना रहे थे। V2 इतना बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम साबित हुआ कि उसी के बेसिस पर आज की स्कड मिसाइल काम करती है। मुझे पूरा यकीन है कि यूएस मून पर सोवियत से पहले पहुंचने के लिए इतना बेचैन था कि उनकी टेक्नोलॉजीज जानने के लिए नाजीज को काम पर रखते थे। मैंने ये बात साबित करने वाले एविडेंसेस देखे हैं। कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारे देश की लीडरशिप अमेरिका को मून पर पहुंचाने के लिए एक्टिव वॉर क्रिमिनल्स की मदद लेगी? मैंने इस कहानी को एक्सपोज करने वाली सबसे पहली जर्नलिस्ट का पता लगा लिया है। हमें फ्लोरिडा जाना होगा। ऑपरेशन पेपरक्लिप जो भी था वो स्पेस प्रोग्राम के शुरुआती दिनों को लेकर था। हम उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम में नाज़ीज़ को लाए जाने वाली बात से पर्दा उठाया था। हम रिपोर्टर लिंडा हंट से इस बारे में कुछ सवाल कर सकते हैं। किस चैनल की रिपोर्टर थी? CNN। पेपर क्लिप पॉलिसी के तहत वॉर क्रिमिनल्स और नाजीज को ऐसे कामों से दूर रखा जाना चाहिए था। ये डीटर ग्राउ हैं जो हंट्सविल में रहते थे, जिन पर भी इन्वेस्टिगेशन चलती थी। वो वहीं रहते थे। मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में लैब के डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। मैंने इस सब्जेक्ट पर और कोई बयान न देने का वादा किया है। मैं लिंडा को सालों से जानता हूँ। उन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए अवार्ड्स मिले हैं। मैं चाहता हूँ चैड और लीलैंड ध्यान से सुने कि कैसे अमेरिका ने मून पर पहुँचने के लिए नाजी पार्टी इंजीनियर्स को भी काम पर रखा था। अगर ये दावा सच है और नासा स्पेस में पहुंचने के लिए नाज़ीज़ का सहारा ले रहा था तो इससे उनका नाम खराब हो सकता है। हेलो। हेलो। थैंक यू सो मच कि आप हमसे बात करने के लिए तैयार हो गई। हम जानते हैं कि आपने ऑपरेशन पेपर क्लिप स्टोरी एक्सपोज की थी। हाँ। तो हमें बताइए कि आपने ये सब कैसे किया, आपको कैसे पता चला? मुझे उस समय काफी जुनूनी जर्नलिस्ट माना जाता था। 89-90 के करीब मैंने एक अफवाह सुनी कि वो स्पेस प्रोग्राम पेपर क्लिप में काम करने के लिए नाजीज को लाते थे। नेशनल आर्काइव्स में इससे जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद थे, तो मैंने उन जर्मन्स की फाइल्स डिक्लासिफाई करना शुरू की जिन्हें लाया गया था। ये काम बहुत मुश्किल था। मुझे काफी तकलीफ उठानी पड़ी। तो आपको इस कहानी की डिटेल्स सामने लाने के लिए क्या करना पड़ा? बहुत ज्यादा रिसर्च, जो मुझे पसंद है। लाइब्रेरी में रिसर्च की, उनका बैकग्राउंड पता लगाया और फिर वो रिकॉर्ड्स हासिल किए। आपको पता है ऑपरेशन पेपर क्लिप के लिए कितने लोगों को लाया गया था? 1500। 1500 यानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और केमिकल वॉरफेयर, एयरफोर्स। पर झूठ बोला गया कि इन लोगों की अच्छे से जांच की गई थी। ऑपरेशन के लिए किसी वॉर क्रिमिनल या बुरे इंसान को नहीं लाया गया। पर जब मुझे उनसे जुड़े रिकॉर्ड मिले तो ये साफ हो गया कि ये दावा सच नहीं था। उन रिकॉर्ड्स में आर्मी इंटेलिजेंस ने जर्मनी में जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी डिटेल्स थी। उनके नाजी पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ था जो छिपाया जा रहा था। उन्होंने मून पर जाने के लिए नाजीज की मदद ली थी। वो स्पेस प्रोग्राम में काम करने के लिए वॉन ब्रॉन और 100 दूसरे लोगों को लाए। जब अलाइड फोर्सेस ने 1944 में जर्मन का V2 रॉकेट पकड़ लिया था तो वॉन ब्रॉन और दूसरे 100 से ज्यादा इंजीनियर्स ने पहले ही यूएस जाने के लिए डील पक्की कर ली थी। ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत नाजी रॉकेटियर्स की टीम को फोर्ट ब्लिस टेक्सास पर इंस्टॉल किया गया था ताकि वो यूएस आर्मी के लिए रॉकेट डिजाइन कर सके। पेपर क्लिप टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था जो जॉइंट स्टाफ चीफ्स के अंडर था और उसे आर्मी काउंटर इंटेलिजेंस करवा रहा था।
वर्नर वॉन ब्रॉन को स्पेस प्रोग्राम में उनके रोल के लिए नासा में काफी पसंद किया जाता था। जब मैंने एक डॉक्यूमेंट में उसका नाम देखा तो हैरान रह गई। वॉन ब्रॉन की फाइल में मुझे जो रिकॉर्ड्स मिले वो कॉपीज थी, न कि ओरिजिनल्स। शायद उन्हें खत्म कर दिया गया था। आपको क्यों लगता है कि वॉन ब्रॉन के रिकॉर्ड्स को यूएस गवर्नमेंट ने रास्ते से हटाया होगा? क्योंकि वो उन्हें एसएस का मेंबर दिखा रहे थे। बहुत डरावना था सब कुछ। उन्होंने उनका सच छिपाया। सवाल उठता है कि हम किस देश को, किस जीतने वाले देश को अपने इस बेहतरीन इन्वेंशन की बागडोर सौंप सकते हैं। मोरली ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो एसएस में मेजर थे। आपको ये कैसे पता चला? मुझे टिप मिली थी। और मुझे लगता है कि आपको वो टिप मिलिट्री के अंदर से मिली थी। मुझे कुछ नहीं पता। ये रहा उनका एसएस ये आपके रिकॉर्ड। पास भी है। नासा वही एजेंसी है जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग की, जिसके लिए काम किया। वो वही टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए नाज़ी से काम लेती थी जो मैंने सालों बाद यूज की। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। क्या हम बिना नाज़ी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के स्पेस में जा सकते थे?